प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने मैंने 2 क्लास रखी। दोनों ही क्लासों में आपने बहुत अच्छा प्यार और समर्थन मुझे दिया है। आपके कमेंट्स सेक्शन में जो कमेंट्स आ रहे हैं उन्हें पढ़ करके मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है और आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाले कमेंट्स जो है मुझे मिले हैं। मेरे टेलीग्राम पे भी जो है आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे हैं और आपने कुछ सुधार की गुंजाइश के लिए मुझे बताया है। कुछ बिंदुओं पर किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि सर जो है आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, उसे थोड़ा सा स्लो किया जाए। बिल्कुल, मैं आपके जो भी सुझाव मुझे मिल रहे हैं उन सुझाव पे जो है मैं लगातार अमल करते हुए मेरी नई क्लास दूंगा। कल एक विद्यार्थी ने मेरे से कहा था कि सर सेल डिवीजन जो है सेल जो चैप्टर है, सेल चैप्टर के जस्ट बाद में आप जो है सेल साइकिल जो है उसे जरूर पढ़ना। तो आज का जो वीडियो लेसन हम जो स्टार्ट करेंगे एग्जाम नगर पे, उस एग्जाम नगर के आज इस वाले जो वीडियो में हम जो है आपसे सेल साइकिल के बारे में जरूर बात करेंगे। एक विद्यार्थी ने जो है हमसे कहा था कि आपका जो भी टॉपिक खत्म हो जाए, उस टॉपिक खत्म होने के बाद उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप जो है बहुत जरूर हमें समझाएं और वो बताएं। और हमारे एक जो है साथी भी हैं एक्स सर्विसमैन रतन लाल जी, उन्होंने भी हमें जो है इस संदर्भ में एक सुझाव दिया है कि जो भी टॉपिक खत्म करवा दिया जाए उसके बाद उसके क्वेश्चन से रिलेटेड भी एक वीडियो आप पोस्ट करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम नगर, उस एग्जाम नगर के ऊपर मैं जो है आपके लिए ये प्रत्येक जो भी लेसन होगा उसकी एक प्रश्नोत्तरी जो है वो मैं उसके ऊपर आयोजित करूंगा। उस पर एक पूरी प्रश्नोत्तरी होगी। वो जैसे ही प्रश्नोत्तरी जो क्विज जो है वो चलेगी, वो क्विज जैसे ही खत्म होगी, खत्म होने के बाद हमारा जो अगला जो है वीडियो का सेशन होगा उसके अंदर हम उन्हीं पर्सन को जो क्वेश्चन उसके अंदर जो प्रश्न उसके अंदर दिए हैं उन्हीं को लेकर के ही हम जो है अगले वीडियो सेशन में पूरी बात करेंगे, ढंग से आपको समझाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे और लॉजिकल तरीके से उसका आंसर हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ जो है आप मेरे साथ बने रहिए। लगातार विज्ञान के सारे टॉपिक्स जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। मैं आपकी साइंस के अंदर मदद करूंगा और आप मेरी इस वीडियो को शेयर करके आप मेरी मदद करेंगे। आज सबसे पहले आज जो जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा सेल साइकिल, और सेल साइकिल के बाद हमारा जो दूसरा होगा वो होगा सेल डिवीजन। आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूं कि सेल साइकिल CYCL, देख इसे कहते हैं कोशिका चक्र, इसे कहते हैं कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र से पहले हम एक बार इसके पूर्व की स्थिति के ऊपर विचार करते हैं। देखिए, इसके पूर्व की स्थिति यह है कि हमने जो हमारा जो पहला जो वीडियो आया था उस पहले वीडियो सेशन में हमने आपको बताया था कि 1855 में रुडोल्फ विर्कोव नाम के एक साइंटिस्ट थे। रुडोल्फ विर्कोव, कई जगह पर रुडोल्फ विर्कोव भी लिखा रहता है। आप समझिए 1855 में रुडोल्फ विर्कोव नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत में कमी निकालते हुए ये बात बताई थी। उन्होंने कमी निकाल करके ये बात समझाई कि नई कोशिका का जन्म कैसे होता है। इस बात की व्याख्या कोशिका सिद्धांत नहीं कर पाया। आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया भी था कि जो कोशिका सिद्धांत जो था, कोशिका सिद्धांत जो था ये एक संयुक्त शोध पत्र था जिसको स्लाइडेन और स्वान नाम के 2 वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। इसी कोशिका सिद्धांत में बात बताई गई थी कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से होता है। यह बात इसी के अंदर समझाई गई थी। लेकिन ये कोशिका सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया था कि नई कोशिका का जन्म कैसे होता है। और इस नई कोशिका के जन्म के संदर्भ में सबसे पहले जो विचारधारा रखी गई वो रुडोल्फ विर्कोव साहब ने रखी और 1855 में उन्होंने अपने शोध पत्र में ये बात लिखी। ठीक है, अब इसके बाद में विर्कोव साहब ने सन 1858 यानी कि 3 वर्ष के बाद रुडोल्फ विर्कोव साहब ने एक और शोध पत्र, अपना ये जो शोध पत्र था इसी को मॉडिफाई करके इन्होंने अपना एक शोध पत्र रखा और उस शोध पत्र का नाम था ओमनियस सेलुला ई सेलुला। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इन्होंने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। उस शोध पत्र का नाम था ओमनियस सेलुला ई सेलुला। ये शोध पत्र, प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ओमनियस सेलुला ई सेलुला नामक शोध पत्र निम्नलिखित में से
किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो ये जो शोध पत्र था ये विरकोव साहब ने प्रस्तुत किया था और 1858 में यानी 1858 ईस्वी में ओमनिया सेलुला ई सेलुला नामक शोध पत्र जो है विरकोव साहब ने प्रस्तुत किया। ये जो शोध पत्र था इस शोध पत्र में इसी के संदर्भ में कोशिका के विभाजन के संदर्भ में इसमें बात करेगी। कोशिका के विभाजन के संदर्भ में एक बात बताएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोशिका का जो विभाजन है, कोशिका का विभाजन का जो बात थी, विभाजन की जो बात वो सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने बताई उस साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विरकोव। यानी रुडोल्फ विरकोव साहब ने सबसे पहले विभाजन के बारे में बताया। इसीलिए द फादर ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का पिता किसको कहा जाता है? विरकोव साहब को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी, बहुत बार ये प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको हमेशा इस बात को अपने दिमाग के अंदर रखना है। अच्छा, चलिए हम अगली दूसरी बात के ऊपर विचार करते हैं। तो विरकोव साहब ने सन 1858 में जो अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, इस शोध पत्र में विरकोव साहब ने जो है विभाजन के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं की और विभाजन के बारे में बताया। लेकिन इस शोध पत्र के ऊपर 1858 से लेकर 1953 तक 1953 ईस्वी तक 1953 ईस्वी पर इस पर जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अवधारणाएं दुनिया के सामने रखी और कोशिका विभाजन के संदर्भ में जो है वैज्ञानिक विभिन्न जो तर्क थे वो प्रस्तुत करते रहे। लेकिन लास्ट में दो साइंटिस्ट थे, एक नाम था हार्वर्ड, एक साइंटिस्ट थे हार्वर्ड और दूसरे साइंटिस्ट थे पेल। 1953 1953 ईस्वी की बात है। 1953 में हार्वर्ड और पेल नाम के जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले एक कोशिका चक्र का जिक्र किया। इस समय इन्होंने कोशिका चक्र का जिक्र किया और कोशिका चक्र की अवधारणा के बाद ही सेल डिवीजन के बारे में उसकी विस्तृत व्याख्या की जा सकी। हम आगे बताएंगे आपको कि कोशिका विभाजन की विस्तृत व्याख्या किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत करी थी और उस विस्तृत व्याख्या में क्या बात बताई गई थी। हम आपको सारी बातें एक एक करके आपके सामने रखेंगे। चलिए हम अगली बात करते हैं कि 1953 में हार्वर्ड और पेल नामक दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका चक्र का जिक्र किया। मैं सबसे पहले अगर इसकी मुख्य भूमिका पर जाऊं, सेल साइकिल की मेन बिंदु पे जाऊं, तो इससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कोशिका चक्र जो है, इस कोशिका चक्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, यानी कि मैं बोलूं आपको कि कोशिका चक्र बताने के पीछे इसका मोटो क्या था, इसका विजन क्या था, तो आइए मैं आपको इसके संदर्भ में समझाता हूं। कुछ बातें मैं आपको इसके संदर्भ में बताता हूं ताकि आप ये समझेंगे कि वास्तव में ये सेल साइकिल होती क्या है। देखिए, आप बिल्कुल एक देसी जुगाड़ से समझिए कि किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, यानी किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उसके अंदर होती है वर्दी, वर्दी होने के बाद विकास, और विकास होने के बाद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी लैंगिक जनन करता है। और इस लैंगिक जनन के पश्चात उसके बाद उसका विकास और उसके बाद उसके अंदर होता है उसका विभाजन। यानी ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, यहां से लेकर के जन्म से लेकर के विभाजन तक की जो प्रक्रियाएं हैं, इनका ठीक एक अनुक्रम ही कोशिका चक्र कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है। यानी कि मैं बोलूं कि कोशिका चक्र एक इस प्रकार का अनुक्रम है जो कोशिका के जन्म से लेकर उसके विभाजन तक की संपूर्ण प्रक्रियाओं को संयुक्त रूप से कहा जाता है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि किसी भी कोशिका की हम यहां से लेकर के और विभाजन तक की बातों को ही सम्मिलित रूप से कोशिका चक्र कहते हैं। अब इस कोशिका चक्र में हम अगली बात करते हैं, अगली बात समझते हैं कोशिका चक्र के संदर्भ में। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, कोशिका के दो मुख्य कार्य होते हैं। एक तो मुख्य कार्य होता है की वृद्धि और दूसरा उसका मुख्य कार्य होता है जनन। ये दो कोशिका के क्या होते हैं? मुख्य कार्य होते हैं। तो कोशिका चक्र जो होता है, इस कोशिका चक्र में मुख्यतः यह इन्हीं दो चीजों के ऊपर पूर्णतः पूरा का पूरा जो है इन्हीं चीजों पर डिपेंड रहता है, इन्हीं चीजों पर पूरा का पूरा आधारित होता है। इसी के साथ मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटती है, वो है कि एक तो डीएनए का निर्माण और एक है डीएनए की प्रतिकृति। डीएनए की प्रतिकृति यहां तैयार होती है। यानी मैं आपको बोलूं कि डुप्लीकेशन, यानी डीएनए का डुप्लीकेशन जो है वो यहाँ बनता है, या रेप्लिकेशन में बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी जो है इसके अंदर तैयार होता है। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो कोशिका चक्र जो है, कोशिका चक्र समझने के लिए मैं
आपको सबसे पहले इसका एक रेखिक डायग्राम बना करके आपको समझाता हूं। उस रेखिक डायग्राम से आप इसे बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। सारी बातें आपको उसी एक चक्कर के अंदर, एक चित्र के अंदर आपके समझ में आ जाएंगे। देखिए मैं यहां चित्र बनाता हूं। एक गोला हमने बनाया है, ठीक है। देखिए इस गोले में हम यहां से देखिए इस तरीके से चित्र हमने बनाया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 भागों में हमने इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। सबसे पहला भाग, ये वाला जो भाग है, इस वाला भाग को, इसको कहते हैं G1। ये जो पार्ट है इसे कहते हैं S। ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं G2। ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं M। M वाले पार्ट में कुल 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 और 4। ये यहां मैं लिख देता हूं, सब समझाऊंगा। E M A और T। समझिए, ध्यान से समझिए, प्रत्येक बात बताऊंगा मैं आपको। यहां से मैं एक अलग से बनाता हूं जी। देखिए भाई, बिल्कुल शुरू से समझिए, सारी बातें आपको बिल्कुल तरीके से सारी बात समझाता है। शुरू से समझिए। देखिए यहां से ये इसका पहला भाग है, ये पहला जीवन का मतलब होता है ग्रोथ। तो ये जो पहला जो पार्ट है ये ग्रोथ 1, यानी इसका मतलब इसमें किसकी बात करेगा? ये वृद्धि की बात करेगा। किसकी बात करेगा? वृद्धि की बात करेगा। तो यहां से शुरू होता है, ये है हमारा पहला भाग। पहले भाग से स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले भाग के बाद ये है G0, इसे रेस्ट की अवस्था बोलते हैं, रेस्ट की अवस्था, ठीक है। रेस्ट पोजीशन बोल दूं या मैं रेस्ट स्टेज बोल दूं, तो रेस्ट स्टेज यानी कि इसे कहते हैं शांत अवस्था, ठीक है भैया। इसके बाद ये S है, सिंथेसिस स्टेज होती है ये। इसको अपन बोलते हैं संश्लेषण प्रावस्था। ये होता है G2, इसे बोलते हैं ग्रोथ 2, यानी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विकास। देखिए अब इसमें आपको मैं सबसे मेन बात आपको इधर की तरफ में समझाऊं। कोशिका चक्र को इधर की तरफ अगर हम रखें तो 2 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करता हूं। सबसे पहले पार्ट का मैं यहां जिक्र कर लूं। ये सबसे पहला पार्ट इसका होता है अंतरावस्था, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरफेस। दूसरी जो अवस्था इसकी होती है, उस दूसरी अवस्था को कहते हैं एम प्रावस्था, मेटाटिक स्टेज इसको, ठीक है। अब हम दोनों की बात करते हैं। तो देखिए ये यहां से लेकर के, यहां से यूं मैं लॉक कर देता हूं इसको, यहां से लेकर के यहां तक की जो अवस्था है, ये अवस्था अंतरावस्था कहलाती है, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक की जो अवस्था है, यहां तक की अवस्था, यहां तक की अवस्था, ये कहलाती है एम परावस्था, ठीक है भैया। समझ गए? हमने 2 बातें बताई, ये तो अंतरावस्था है और ये वाली क्या है? एम परावस्था है। दोनों प्रकार की अवस्थाओं को आप समझ गए। इस एम प्रकार की जो परावस्था है, इसमें भी हमने 2 भाग बनाए। एक भाग तो ये वाला, यहां से लेकर के मैं यहां पे एक और मार्क लगा देता हूं, ये वाला। एक तो ये है, ठीक है, ये वाला। इसको तो बोलते हैं नाभिक का विभाजन, ठीक है, इसको बोलते हैं नाभिक का विभाजन। और जो ये जो पार्ट बच गया, ये वाला जो भाग बच गया, ये जो इधर की तरफ है बड़े वाला, इस भाग को, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। और इस भाग को बोलते हैं, ये मैं यहां लिख देता हूं, इसे कहते हैं नाभिक विभाजन।
आइए अब पूरे पे चर्चा करते हैं, बिल्कुल धीरे समझते हैं, ध्यान से समझना, एक एक बात बताऊंगा, पूरा खोल खोल के समझा दूंगा, आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, अंतरावस्था की। आप इस चित्र को दिमाग में बैठा लो, इमेज क्रिएट करो। अगर आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होगी ना, आपको बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही आपके दिमाग के अंदर इसकी फिल्म चलती रहेगी। देखिए आप मेरी बात को समझिए, अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई आपको किसी भी चीज को याद करना है, आपने आज तक खूब सारी किताबों को रटा है, खूब सारी किताबों को याद करा है, आपके कोई किताब कोई ढंग से कोई ऐसा कोई है ही नहीं जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए परमानेंटली फिट हो गया हो। लेकिन अगर मैं आपके सामने जिक्र करूं, आपसे मैं एक बात करूं कि भैया देखिए एक ऐसी फिल्म आई थी, उस फिल्म के अंदर हरियाणा की दो बहनें थी, वो बहनें बहुत जबरदस्त तरीके से, उनके पिता थे महावीर सिंह, वो महावीर सिंह जो है कुश्ती के पहलवान थे, वो उनको कुश्ती के अंदर धकेलना चाहते थे। वो दोनों बेटियां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बाद उनको धकेला, धीरे धीरे ओलंपिक में मेडल लेकर चाहिए दोनों, ठीक है। उस फिल्म का सबसे प्रमुख डायलॉग था, हमारी छोरियां छोरों से कम है। कौन सी फिल्म थी? दंगल। आपके तुरंत अपने आप ही दिमाग में जाए, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपके सामने नाम लिया है ना, सीन क्रिएट करा ना, तो मैंने दो चार लाइनें बोली, दो चार लाइनें बोलते ही आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिल्म चलने लगी। क्यों? क्योंकि ये जो विजुअल चीजें होती है ना, विजुअल चीजें, ये इसके लिए आपके माइंड में 95% स्पेस होता है, जिसके अंदर पूर्णतः जाकर के सेट हो जाती है। आप किसी भी चीज को रटने की, याद करने की कभी कोशिश मत करो, रटोगे और याद करोगे, ये दो काम हमेशा ओवरलैपिंग की बीमारी करेंगे, जिसे कंफ्यूजन की बीमारी कहते हैं। ओवरलैपिंग समझते हैं आप? दो तार होते हैं बिजली के, अब दोनों तारों में जैसे ही एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, यानी ओवरलैप होंगे, जैसे ही ओवरलैप होंगे, ऊपर वाले तार का जो करंट है नीचे वाले का ऊपर वाले में आपस में जैसे ही क्या होंगे, वो जैसे चिपकेंगे, चिपकने के बाद में क्या होगा कि एकदम से आके जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उसमें क्या आ जाएगा, फॉल्ट आएगा। तो जैसे ही आप किसी चीज को रटने की, याद करने की कोशिश करेंगे, लास्ट में जाकर के आपके दिमाग में क्या बनेगा, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन बढ़ते ही एग्जाम के रूप में, रिजल्ट के रूप में क्या निकलेगा, फॉल्ट आएगा, एकदम से फॉल्ट हो जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? याद करने की कोशिश मत करो, बिल्कुल मत करो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डायग्राम को दिमाग में फिट बैठाना है। आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, इस चित्र को आप अपने दिमाग में बैठा लो। मैं आपको बोलूं कि भैया बताइए कि हमारा जो ताजमहल है वो कहां पे, आपके दिमाग में तुरंत एक ऐसा ही बोर्ड बन जाएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ आगरा 0 किलोमीटर, ऑटोमेटिकली बन गया, तुम्हारे दिमाग में बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि भाई वो प्रैक्टिकल याद है। आगरा मैंने बोला ताजमहल बोलते तुम्हारे दिमाग में ताजमहल आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपके क्यों याद नहीं होता? हमेशा आप इसको रटने की कोशिश मत करिए, उसका डायग्राम, उसकी इमेज है ना, इमेज क्रिएट करिए और इमेज को फिट बैठा दीजिए, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल कोई चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। इस इमेज को बैठाने की कोशिश कीजिए, समझिए बात को। हम यहां से स्टार्ट हुए वर्दी से, और इसके सबसे पहले हमने बाहर लिखा है अंतरावस्था, मैंने यहां भी लिखा है, देखिए इसी को समझाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा। हमने सबसे पहले क्या लिखा है, अंतरावस्था। क्या लिखा है भैया? अंतरावस्था। अब ये जो आपकी जो अंतरावस्था जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये अंतरावस्था, ये अंतरावस्था, इसको ध्यान से देखिए, चित्र को देखिए, इस चित्र के जो 100% पार्ट अगर हम माने तो 100% पार्ट का देखिए इसने अधिकतम भाग कवर कर लिया है, अधिकतम भाग इसने कवर कर लिया। इसका मतलब क्या है कि ये जो है, ये इसका 95% समय, कितना प्रतिशत, 95% समय जो है वो कौन लेता है, अंतरावस्था। कौन लेती है? अंतरावस्था। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कोशिका चक्र में 95% समय जो है वो कौन कंज्यूम करता है, अंतरावस्था कंज्यूम करती है। आपसे सवाल पूछे कि अंतरावस्था कोशिका चक्र का लगभग कितना प्रतिशत समय कवर करती है, आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए 95% कवर करती है। और अगर 95% कवर करती है तो जो एम प्रावस्था जो आपके सामने है वो कितना परसेंट कवर करेगी, 5% समय जो है वो एम प्रावस्था कवर करती है। बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया, देख लीजिए, इसको समझिए, आराम से समझिए। पूरा का पूरा किसने ले लिया, लगभग किसने ले लिया, अंतरावस्था ने, यानी पूरा का पूरा समय यहाँ कौन लगा रहा है, अंतरावस्था लगा रही है। आपकी बात बिल्कुल मेरी समझ में आ रही है, इमेज क्लियर बन रही है आपके दिमाग में। इसके बाद में आप दूसरी चीज को समझिए, इसने बोला एम प्रावस्था कितना परसेंट ले रही है भैया, 5% समय कौन ले रहा है, एम प्रावस्था ले रहा है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रेशर नहीं। इसके बाद में देखिए, इसके बाद आपको इसकी स्टेज दिख रही है, देखिए इसके अंदर हमने 3 बार पढ़ा, 1 2 और 3, इसका जिक्र बाद में करेंगे, समझा दूंगा। हमने बढ़ाया 1 2 और हमने कितना बढ़ाया, 3। चलिए लिख दीजिए, ये 95% समय इसने कंज्यूम करा और इसके हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने पहला रखा जीवन, रख दिया भाई। दूसरा हमने रखा यहाँ पे कौन, एस, कौन रख दिया भाई,
एस, और तीसरा हमने यहाँ कौन रखा, G2। कौन रखा भाई, G2। ठीक है, यानी इसका मतलब हमने यहाँ 3 स्टेज की बात कर ली। एक तो हमने किसकी बात करी प्यारे विद्यार्थियों, G1 की, दूसरी हमने S की, और तीसरी हमने किसकी बात कर ली, G2 की बात कर ली। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर एम प्रावस्था की मैं बात कर लूं तो एम प्रावस्था में मैंने 2 तरह की बातें करी। एक तो मैंने देखी यहां से यहां तक मैंने ऊपर लिखा है, तो यहां मैं लिख दूं क्या कि साहब इसमें किसकी बात हो रही है, नाभिक के विभाजन की। किसकी बात हो रही है, नाभिक के विभाजन की। और दूसरी बात मैं इधर की तरफ जाकर के कर लूं तो इधर किसकी बात हो रही है, कोशिका द्रव्य के विभाजन की। कोशिका द्रव्य के विभाजन की, कोशिका द्रव्य के विभाजन की। मैंने आपको कल भी समझाया था, कल के लेसन में समझाया था, बताया था कि कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है, ये जो द्रव्य जो शब्द में लिखा है, इस द्रव्य में और द्रव में दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले की वीडियो लगातार वॉच करते रहे। अब अगली बात को ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। अब नाभिक के विभाजन में देखिए, नाभिक का विभाजन ये है, ये वाला नाभिक का विभाजन। नाभिक के विभाजन में मैंने 4 चीज लिखी, पी, एम, ए और टी। हमने 4 प्रकार की चीजें लिखी हैं। तो इसके भी कितने भाग बना दूं मैं, 4 भाग। ये बातें मैं आपको आगे समझाऊंगा। P4 होता है प्रोफेज, M4 होता है मेटाफेज, A4 होता है एनाफेज और T4 होता है टेलोफेज। ठीक है, देखिए भैया ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बताऊंगा, यहां भी बता देता हूं कि ये इनको क्रमानुसार ही मैंने क्यों लिखा है, समझ में आ रहा ना। क्योंकि ये जो स्टेज है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कोशिका चक्र के शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अनुक्रम का जिक्र करता है, अनुक्रम की बात करता है, यानी क्रमानुसार की बात करता है। स्टेप बाय स्टेप, आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना। तो यहाँ जो पीएमएटी जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस पीएमएटी को याद करने का देसी से जुगाड़ भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पी, एम, ए और टी, ये मिटा दो। अब क्या है आपके सामने, पीएमटी। क्या है आपके सामने, पीएमटी। मेडिकल के विद्यार्थी जो है वो एमबीबीएस की पढ़ाई करने से पहले उनका एक टेस्ट लगता है, उसे क्या कहते हैं, प्री मेडिकल टेस्ट, पीएमटी। आप बोल करके देखिए, बार बार बोलिए पीएमटी पीएमटी पीएमएटी पीएमएटी पीएमटी। यानी आप जो बार बार बोलेंगे ना, तो ए जो है ए की ध्वनि अपने आप ही निकलेगी, अपने आप खुद ही चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं पीएमटी पीएमटी पीएमएटी पीएमएटी बोल के देखो। पीएमटी एक बिल्कुल धीरे आ रहा, थोड़ा साइलेंट होकर के, लेकिन क्या आ रहा है, पीएमएटी, चारों आ रहे हैं। तो यहीं से आपको परमानेंटली याद रह जाएगा कि भैया पीएमएटी जो होता है, ये पीएमएटी, पी का मतलब प्रोफेज, एम का मतलब मेटाफेज, ए का मतलब एनाफेज और टी का मतलब होगा टेलोफेज। चारों के चार अवस्थाएं आपको याद होनी चाहिए। मैं समझाऊंगा, एक अवस्था खोल करके समझाऊंगा, समसूत्री कोशिका विभाजन में भी और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में भी आपको खोल करके समझाएंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने साथियों के पास इसे अवश्य भेजें। और अगर आप इस मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके और इसके साथ बेल के आइकन पे अवश्य करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मैं विज्ञान के लेक्चर के साथ आपके साथ मिलकर के आपकी मदद करना चाहता हूं। वीडियो शेयर करके आपको मेरी मदद करनी है। आगे देखिए, अगली बात मैं आपके साथ कर रहा हूं। इस पूरे स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में बैठाइए। दिमाग में बैठाने के बाद मैं आपसे यहां से बातें करना प्रारंभ करूंगा और पूरा का पूरा प्रत्येक बिंदु को मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, हम यहाँ अंतरावस्था के अंदर आए हैं। अंतरावस्था में हमने 3 प्रकार की बातें करी हैं, जीवन, उसके बाद हमने दूसरी एस के बारे में बात करी, तीसरी हमने जी के बारे में। इधर एम की प्रावस्था में हमने सबसे पहले नाभिक के बारे में बोला। नाभिक के विभाजन के अंदर हमने 4 प्रकार की बातें बताई। इधर हम कोशिका द्रव्य के विभाजन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम वृद्धि की बात करते हैं, सबसे पहले हम जीवन की बात करते हैं। जीवन ने क्या लिखा है, क्या उसने बताया है, उन सारी की सारी जो है इसकी जो बातें हैं वो सारी हम आपको समझाते हैं, बिल्कुल सारी बातें बताएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है अंतरावस्था। हम समझते हैं सबसे पहले किसको, अंतरावस्था को समझते हैं। अंतरावस्था देखिए भैया, इंटरफेज बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। इस अंतरावस्था का सबसे पहला बिंदु है जीवन। सबसे पहला बिंदु है जीवन। आइए समझते हैं जीवन का मतलब क्या है। देखिए, जीवन जो है इसको हम या तो ये कह दें कि ग्रोथ स्टेज, क्या बोले, ग्रोथ स्टेज। यानी ग्रोथ स्टेज भी कौन सी है, पहली। ग्रोथ स्टेज कौन सी है, पहली। यानी या तो हम इसको ग्रोथ स्टेज बोले, या फिर इसको बोला जाता है कि गैप, इसको बोला जाता है गैप स्टेज। क्या बोला जाता है भाई, गैप स्टेज बोला जाता है। या फिर इसको बोला जाता है प्री सिंथेसिस स्टेज। हिंदी भाषा में बोलूं तो पूर्व
संश्लेषण, पूर्व संश्लेषण प्रावस्था। क्यों बोला, ध्यान से समझिए, क्यों बोला इसको पूर्व संश्लेषण। इसके बाद में जीवन के जस्ट बाद कौन है, सिंथेसिस स्टेज, संश्लेषण अवस्था है, प्रावस्था है। इस संश्लेषण स्टेज के पहले जो अवस्था है उसी का नाम जीवन है, इसीलिए हमने यहाँ इसको बोला है पूर्व संश्लेषण प्रावस्था, हमने इसको बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर रखना है कि ये जो अवस्था है, जीवन जो अवस्था है, ये जीवन अवस्था हमेशा, जीवन अवस्था हमेशा एस और एम के मध्य में होती है, के मध्य में होती है। समझिए ये बात मैंने क्यों बोली। देखिए डायग्राम दिमाग में बढ़ा लीजिए, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एम और एस के बीच में यह अवस्था होती है, हमेशा आपको दिमाग में रखना है। एम और एस के बीच में जो अवस्था होती है वो अवस्था क्या कहलाती है, आपको बिल्कुल आपके दिमाग में सीन क्रिएट होना चाहिए कि उस अवस्था का नाम जीवन होगा जो इन दोनों के बीच में होती है। बिल्कुल आपके दिमाग में इसका सीन क्रिएट होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगली बात कि देखिए जो जैविक अणु होते हैं, जैविक अणु जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, न्यूक्लियस अम्ल जैसे अपन इसको बोलते हैं कि आरएनए है, इन सब का निर्माण भी किस अवस्था के अंदर होता है, जीवन की अवस्था के, जीवन की अवस्था के अंतर्गत ही होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे चौथी बात करूं तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने आपको बोला था कि कोशिका चक्र में अंतरावस्था सबसे लंबी अवस्था होती है, यह 95% टाइम कंज्यूम करती है। यहां मैं आपको बता दूं कि अंतरावस्था की भी सबसे लंबी अवस्था जो है वो कौन है, जीवन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये इसकी सबसे लंबी या सबसे लंबे समय तक चलने वाली, सबसे लंबे समय तक चलने वाली परावस्था है। बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भैया। ये बात आपके दिमाग में सीन क्रिएट हो रहा है कि ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली परावस्था है, और ये जो परावस्था है इसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आरएनए आदि का निर्माण होता है। इसके बाद मैं अगली बात करूं तो देखिए अगली बात यह है 5वें नंबर की बात कि ये उपापचय इस अवस्था में उपापचय की क्रिया के लिए कोशिका यहां सक्रिय होती है, कोशिका यहां पे सक्रिय होती है। देखिए भैया उपापचय की क्रिया के लिए सक्रिय होती है, ठीक है। अब इसके बाद में अगली बात मैं आपको समझाऊं तो ये जो प्रकार की जो परावस्था है, इस परावस्था में ये कोशिका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य करती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जो है वो छठा बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु मैं यहाँ पे लिख देता हूं, छठा सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु वो ये है कि इसके अंदर कोशिका हमेशा वृद्धि करती है, और वृद्धि के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है वो ये है कि इसी के अंदर कोशिका इस बात का निर्णय करती है कि उसे विभाजन करना है या नहीं करना है। प्यारे विद्यार्थी इस बात को समझिए, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था के अंदर कोशिका अपने आप को विभाजन करने का निर्णय लेती है। आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि अंतरावस्था की जीवन वह अवस्था है जिसके अंदर कोशिका अपने आप को विभाजन करने के लिए, अपने आप का विभाजन करवाने के लिए निर्णय लेती है। इस बात को आपको दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट कर लेना है कि इसी स्टेज के अंदर कोशिका विभाजन करवाने का या नहीं करवाने का निर्णय लेती है। आप सोच रहे होंगे कि कोशिका विभाजन नहीं करवाने का निर्णय जो है वो क्यों लेती है, तो मैं आपको समझा दूं, मेरी बात को समझिए। मैंने जीवन के जस्ट बाद में G0 लिखा है। इस G0 का मतलब समझिए। इस G0 को शांत अवस्था बोला जाता है, शांत अवस्था। कई जगह पे विश्राम स्टेज भी लिखा रहता है, तो इसको समझिए।
मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे ही जीवन की अवस्था के अंदर ये सब कार्य हो रहे होते हैं, उसके बाद कई जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं का कई जगह पे कोशिकाएं जो है वो नष्ट हो जाती हैं, या कोशिकाएं जो है किसी तरीके से उनका भक्षण हो जाता है। उन कोशिकाओं की पूर्ति करने के लिए जीवन की स्टेज के बाद कुछ कोशिकाओं को वहां भेजा जाता है, उन्हें एक्सटर्नल ऑर्डर प्राप्त होता है, और एक्सटर्नल ऑर्डर के बाद वो कोशिकाएं वहां पर जाती हैं, और जैसे ही वो कोशिकाएं इस जीवन की स्टेज से बाहर निकल जाती हैं, आप सोच सकते हैं जब जीवन की स्टेज से कोशिका बाहर निकल जाएगी तो जीवन की स्टेज के जस्ट बाद एस की स्टेज में वह कभी नहीं पहुंच पाएगी। और अगर एस की स्टेज में कोई कोशिका नहीं पहुंची और G0 की स्टेज में कोई कोशिका चली गई, तो आप समझ लीजिए इस कोशिका का विभाजन कभी भी नहीं होगा। तो यहीं से बिल्कुल स्पष्ट है कि जीवन के बाद अगर कोई कोशिका एस के अंदर नहीं पहुंची तो साधारण सी बात है वह कोशिका G0 में पहुंच गई है और अब उस कोशिका का विभाजन नहीं होगा। जैसे हृदय की जो कोशिकाएं होती हैं उपापचय क्रियाओं में बिल्कुल सक्रिय रहती हैं वो मेटाबॉलिकली जो है, लेकिन फिर भी उन्हें कहां भेजा जाता है, रेस्ट की स्थिति में G0 के अंदर किसी अन्य कोशिका के साथ उसको किसी अन्य कोशिका की जगह उसको जो है वहां भेजा जाता है, उसको एक्सटर्नल ऑर्डर प्राप्त होता है, इसलिए वहां चली जाती है। ठीक है, एक बात और आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए बिल्कुल कि अगर कोई कोशिका जीवन से निकल गई, जीवन से अगर कोई कोशिका निकल गई तो उस कोशिका का विभाजन अवश्य होगा। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उसके बाद कोशिका का विभाजन नहीं हो, 101% उस कोशिका का विभाजन होगा जो यहां से निकल गई। यहां से निकलने वाली कोशिका का विभाजन पक्का होगा, लेकिन यहां से निकलने के बाद अगर वह G0 में चली गई तो उस कोशिका का विभाजन कदापि नहीं होगा, लेकिन यहां से निकलने के बाद कोशिका का 101% विभाजन होगा। कोशिका चक्र की सारी स्टेज को बिल्कुल समझ गए आप मेरे बात। इसके बाद मैं अगली जो बात करने जा रहा हूं वो मैं सिंथेसिस स्टेज के बारे में करने जा रहा हूं। ये मैंने सबसे पहले वाली बात मैंने आपको बिल्कुल समझा दी। अब सिंथेसिस स्टेज के बारे में हम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, सारी बातों को समझेंगे। आइए हम बात करते हैं सिंथेसिस स्टेज के बारे में बात करते हैं। आइए दूसरी बात मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए भैया सिंथेसिस स्टेज के बाद ये जो दूसरा स्टेज है सिंथेसिस संश्लेषण की अवस्था है। सबसे पहली बात सिंथेसिस अवस्था, सिंथेसिस स्टेज, परावस्था, संश्लेषण परावस्था की बात करते हैं। संश्लेषण परावस्था की बात करते हैं। देखिए इसके नाम को देखिए, संश्लेषण, इसके नाम में छुपा हुआ है इसके बारे में। संश्लेषण यानी एक संश्लेषण करती है। किस चीज का संश्लेषण करेगी? डीएनए का संश्लेषण। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये डीएनए का, इस स्टेज में ही डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए का क्या होता है? निर्माण। और कोशिका चक्र का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि कोशिका चक्र में डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए का डुप्लीकेशन तैयार होता है। तो यहाँ डीएनए की प्रतिकृति या अंग्रेजी में बोलो डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन जो है वो इसका तैयार होता है। कौन सी अवस्था की बात मैं आपको बता रहा हूं? सिंथेसिस स्टेज की अवस्था की मैं बात बता रहा हूं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं तो ये जो अवस्था होती है ये जीवन और आपकी G2 इन दोनों के मध्य में स्थित होती है या मध्य में पाई जाती है। उसके बाद मैं चौथे बिंदु की बात करता हूं। इसका जो चौथा बिंदु है वो चौथा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे तो हो रहा है विकास और यहाँ पे हो रही है वृद्धि, यानी वृद्धि और विकास, इन दोनों के बीच की जो सारी स्टेज है वो सारी की सारी सिंथेसिस के अंदर समाई हुई है। इसमें पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो सक्रिय हो जाता है। पॉलीमरेज एंजाइम इसमें सक्रिय हो जाता है और ये जो एंजाइम है ये एंजाइम डीएनए की जो प्रतिकृति तैयार होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए की प्रतिकृति तैयार करने के लिए ये एंजाइम जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद जो है मैं अगली बात आपको बताऊं तो अगली बात जो है हम करते हैं G2 की बात करते हैं। G2 के संदर्भ में अगली बात करें तो G2 की जो अवस्था है वो G2 की अवस्था आपकी M जो अवस्था है, M परावस्था, इस M परावस्था से पहले और आपकी M परावस्था से पहले और आपकी जो S परावस्था है, S परावस्था, ये इस S परावस्था के बाद, S परावस्था के बाद और इस अवस्था के पहले, ये इन दोनों के बीच की अवस्था है
आपकी G2 की अवस्था। यानी यहाँ पे मैंने पहले आपको समझा दिया था कि सिंथेसिस यानी उसका संश्लेषण होने के पश्चात वृद्धि होगी, संश्लेषण होगा, संश्लेषण होने के पश्चात उसका विकास होगा। तो यहाँ जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इसके अंदर जो है कोशिका का विकास होता है, कोशिका का विकास इस परावस्था के अंदर होता है, विकास होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर प्रोटीन और आरएनए इन दोनों का दोबारा से नवीन निर्माण होता है, नया निर्माण होता है। यहाँ पे कौन सी अवस्था की बात मैं आपको कर रहा हूँ, G2 अवस्था की बात आपके सामने कर रहा हूँ। चौथी बात यह है कि आपका जो तारककाय होता है, तारककाय, इस तारककाय के लिए भी प्रोटीन का निर्माण यहाँ होता है, प्रोटीन का निर्माण यहाँ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। हमने पढ़ा था कि जैविक अणु जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये जो है इनका निर्माण जीवन के अंदर भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे G2 के अंदर भी जो है यहाँ तारकाय के लिए प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, प्रोटीन का और आरएनए का भी दोबारा से निर्माण हो रहा है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो जिसे हम सूत्र कणिका कहते हैं, सूत्र कणिका और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, सूत्र कणिका और क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसे हरित लवक कहते हैं। तो ये जो हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट है इनकी भी जो है प्रतिकृति इसी अवस्था में तैयार होती है। और इस प्रकार ये जो अवस्था है G2 की अवस्था, इस G2 की अवस्था के अंदर ये इस प्रकार की जितनी बातें मैंने आपको बताई है यहां से लेकर के यहां तक, ये सब प्रकार के कार्य होते हैं अंतरावस्था में। अंतरावस्था का अगर डायरेक्टली अपन अंतरावस्था की बात कर ले तो अंतरावस्था का एक ही साधारण सा मतलब होता है कि इस प्रकार की अवस्था में कोशिका चक्र में कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है। आपके बिल्कुल ही दिमाग के अंदर ये बात सेट होनी चाहिए कि अंतरावस्था के अंदर कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है और इसमें कोई नया कार्य नहीं है। उस विभाजन के लिए जितनी अवस्थाओं की, जितनी कार्यों की, फिर जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो सारी अंतरावस्था के अंदर हो जाती है। जैसे ही अंतरावस्था की स्टेज समाप्त होती है तो अंतरावस्था की स्टेज समाप्त होने के बाद जो अगली अवस्था आती है हमारे सामने, उसे कहते हैं एम परावस्था। तो ये जो आपकी एम जो परावस्था है, इस एम परावस्था में माइटोसिस जो अवस्था है, इसी के अंदर हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से कार्य होता है, क्या होता है, इस अवस्था का क्या मतलब है, इस बात को हम समझते हैं। देखिए एम परावस्था, तो एम परावस्था की बात मैं आपके साथ कर रहा हूं मिलकर के, ठीक है भैया। तो एम परावस्था की बात मैं करूं तो एम परावस्था की बात में जैसे कि मैंने इससे पहले क्लासिफिकेशन बना करके आपके सामने रखा था, उस क्लासिफिकेशन में मैंने आपको समझाया था कि ये जो एम परावस्था है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला मैंने यहां लिखा था नाभिक का विभाजन और दूसरा मैंने यहां लिखा था कोशिका द्रव्य का विभाजन। बिल्कुल दोनों को ही, नाभिक के विभाजन को और कोशिका द्रव्य के विभाजन को, दोनों को ही मैं आपको बिल्कुल खोल करके समझाऊंगा। यह समसूत्री कोशिका विभाजन जो आएगा और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो आएगा, उन दोनों के अंदर बिल्कुल ढंग से समझाऊंगा। प्रत्येक बात आपके समझ में आ जाएगी और कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम उस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पे हमने दो प्रकार की बातें करी हैं। तो एक तो मैंने आपको जैसा अभी बताया है कि साहब, एक तो मैंने नाभिक के विभाजन की बात करी, नाभिक विभाजन, और एक जो है मैंने यहाँ पे दूसरी जो बात करी वो मैंने कोशिका द्रव्य के विभाजन की बात करी। देखिए ये बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी कि द्रव्य में और द्रव में दोनों में दिन रात की, द्रव्य जो होता है इस द्रव्य में और द्रव में दोनों में डिफरेंस होता है। द्रव्य जो है वो पदार्थ को बोला जाता है, ठीक है, मैटर को बोला जाता है, अंग्रेजी मैटर बोलते हैं। और द्रव जो होता है वो इसकी एक अवस्था होती है, पदार्थ की एक अवस्था है द्रव। तो ये इन दोनों में दिन रात का फर्क है, आप बिल्कुल इसको आसानी समझ लेना। अब देखिए मैंने नाभिक के विभाजन की बातें आपको समझाई, नाभिक के विभाजन की बात मैंने करी। तो नाभिक के विभाजन में मैं आपको चार बातें मैंने आपको बताई थी शुरू में ही। तो देखिए चारों में लिख देता हूँ। सबसे पहला तो प्रोफेज, ठीक है, याद रखना, पूर्वावस्था बोलते हैं। दूसरा मैं यहाँ लिखूं मेटाफेज, दूसरा लिखूं मेटाफेज, तीसरा मैं बोलूं यहाँ एनाफेज, और तीसरा और चौथा लास्ट में बोलूं यहाँ टेलोफेज। देखिए टेलोफेज। तो ये इसकी चार प्रकार की अवस्थाएं, ठीक है। ये आपकी पूर्वावस्था है, मध्यावस्था है, और ये आपकी जो है अंतावस्था है, और आपकी पश्चावस्था है, और आपकी अंतावस्था है, ठीक है। चार प्रकार की अवस्थाओं की मैं यहाँ बात कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे भाई देखिए इनको क्रमानुसार आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, पी एम
ए और टी, इसको क्रमानुसार याद रखना पड़ेगा। कैसे क्रमानुसार कैसे याद हो? मेडिकल की परीक्षा होती है, प्री मेडिकल टेस्ट, पीएमटी बोलते हैं। जब आप इसको बोलेंगे पीएमटी बोल करके देखिए, आप जब एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीन बार बोलेंगे पीएमटी पीएमटी पीएमटी, जब बोलेंगे तो एक ही ध्वनि जो है वो अपने आप ही निकल जाएगी। देखिए इसको मैं ऐसे रोक लेता हूं, अब आप देखिए पीएमटी 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 पीएमटी, जब बार बार बोलेंगे तो अपने आप निकलेगा पीएमटी 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 पीएमटी। इससे क्या हुआ, ये परमानेंटली आपके दिमाग में डेटा सेव हो जाएगा कि पीएमएटी, पी बोले तो प्रोफेज, एम बोले तो मेटाफेज, ए बोले तो एनाफेज और टी बोले तो टेलोफेज। यानी आपको चारों कर्म अनुसार याद होने चाहिए। क्योंकि जब मैं कोशिका चक्र मैंने स्टार्ट किया तो मैंने आपको शुरू में समझा दिया था, कोशिका चक्र की डेफिनेशन ये बात कहती है कि ये सारे के सारे एक निश्चित अनुक्रम के अंदर होने चाहिए, एक निश्चित जो है स्टेप बाय स्टेप चलने चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है, प्रत्येक बात आपको समझनी है, ठीक है। देखिए इसके बाद में ये सारी अवस्थाएं ये विभाजन में आएंगी, आपको प्रत्येक बात समझाऊंगा, इनका क्या मतलब होता है, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। एनाफेज में क्या होता है, टेलोफेज में क्या होता है, सब समझाएंगे। समझाने के बाद हमारा जो है कोशिका विभाजन, इसके बाद का जो लेसन होगा वो कोशिका विभाजन पर आधारित होगा। ये सब होने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। मैंने आपको द्रव्य जो है वो मैंने आपको कोशिकाओं के अंदर पढ़ाए थे। देखिए इसके बाद हम अगली बात करते हैं। तो ये जो वीडियो लेसन था ये आपको कैसा लगा, इससे पहले की क्लास आपको कैसी लगी, तो प्रत्येक वीडियो के वीडियो सेक्शन में मैं आपका कमेंट चाहता हूं। मैं आप लोगों की विज्ञान पढ़ाने में मदद कर रहा हूं, और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो अभी इसी वक्त अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो को शेयर करके आप मेरी मदद कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए, किसके ऊपर आपको सबसे जल्दी वीडियो चाहिए, और कौन सा टॉपिक जो है, कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, ये सारी चीजें वीडियो के सेक्शन में आप ही लिख भेजिए। आपके कमेंट्स का प्रत्युत्तर हम अवश्य देंगे, और इसी के साथ जो है हम आप अगले वीडियो सेशन का इंतजार करते रहिए। और अब तक की वीडियो आपको कैसे लगे ये कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.